ये थोड़ा सा उससे थोड़ा सा हार्ड है, लेकिन वैसे आसान है अगर आप सारी चीजों को रेगुलर पढ़ते रहोगे। ठीक है भैया, चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, इसमें आप उस चीज को सीखोगे जो आप डेली लाइफ में देखते हो। आपके घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है उसका जनरेशन कैसे होता है, वो कैसे जनरेट होती है, उसके बारे में आप पढ़ोगे। इसका बड़ा एक बेसिक सा, देखिए फिजिक्स का एक बड़ा बेसिक रूल होता है कि अगर मान लीजिए किसी प्रकार का बदलाव होता है ना, तो नेचर उसको क्या करती है, अपोज करती है। क्या करती है? जैसे आप रेस्ट में हो तो मोशन में आने का प्रयास करोगे तो नेचर उसको भी अपोज करेगी, उसको इनर्शिया ऑफ मोशन कहते हैं और रेस्ट कहते हैं। आप मोशन में और रेस्ट में आने का प्रयास करोगे तो वहां पर भी अपोजिशन होगा, इसे कहते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन कहते हैं। डायरेक्शन के भी चेंज को अपोज किया जाता है। यहां पर मैं इसी से रिलेटेड, इसी से मिलता जुलता पढ़ने वाला हूं। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, पहले क्वांटिटी पढ़ाऊंगा मैं, अभी इस चैप्टर को स्टार्ट नहीं करूंगा। इसमें एक क्वांटिटी होती है मैग्नेटिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स याद है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी एरिया से पास करती है तो वहां पर एक क्वांटिटी आती है, उसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। बिल्कुल सेम वैसे ही यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन किसी एरिया से पास करेगी तो यहाँ पर क्या आएगा, एक मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा। ठीक है, इसके बारे में पढ़ना। ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा बड़ा टॉपिक भी नहीं है। फिर बात करूंगा भैया, अगर ये मैग्नेटिक फ्लक्स बदलता है, ये मैग्नेटिक फ्लक्स, तो क्या होगा? तो भैया फ्लक्स बदलता है, बदलाव जिसके थ्रू ये बदलेगा उसको पसंद नहीं आएगा, और उस बदलाव को अपोज करने के लिए वो खुद क्या से बिहेव करेगा, करंट कैरिंग कॉइल की तरह। कैसा बिहेव करेगा? अपने आप करंट आ जाएगा उसके अंदर। इसी फिनोमिना को हम क्या कहते हैं भैया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जनरेटर का प्रिंसिपल यही होता है, इसी सिद्धांत पर जनरेटर क्या होता है, काम करता है। ठीक है भैया, चलो भैया बात करते हैं सबसे पहले मैग्नेटिक फ्लक्स की। इस चैप्टर पे आते हैं और बात करते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स की। रिकॉर्डिंग मैंने स्टार्ट कर की? हाँ भैया स्टार्ट करें। मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासेस थ्रू दी गिवन एरिया इज नोन एज मैग्नेटिक फ्लक्स। बहुत ज्यादा टेढ़ा मेढ़ा नहीं है मैंने, सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है इसको। ठीक है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय फाई से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये एक एरिया है जिसका एरिया क्या है, ए, और आपको पता है एरिया की डायरेक्शन को हम क्या लिखते हैं, एन। नॉर्मल, इसे एरिया नॉर्मल कहते हैं, डायरेक्शन ऑफ एरिया भी कहते हैं। आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन कुछ इस तरीके से आई और नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल क्या हो गया, थीटा एंगल है। ठीक है, तो इस मैग्नेटिक फील्ड का एक कंपोनेंट क्या हुआ, इधर आया, क्या हुआ, बी कॉस थीटा, और इधर क्या आया, बी साइन थीटा। अब यहां पर बी कॉस थीटा जो है वो नॉर्मल के साथ है, और नॉर्मल पास करता है एरिया से, यानी बी कॉस थीटा भी पास करेगा एरिया से। ठीक है, लेकिन यहां पर जो बी साइन थीटा है वो नॉर्मल के क्या होगा, परपेंडिकुलर, और जो चीज नॉर्मल के परपेंडिकुलर होती है वो उस एरिया से पास नहीं करती। तो इसलिए फ्लक्स में कभी भी हम इस वाले कंपोनेंट को कंसीडर नहीं करते, यानी बी साइन थीटा आपको कंसीडर नहीं होगा। कौन कंसीडर होगा, बी कॉस थीटा, क्योंकि वही इस एरिया से क्या कर रहा है, पास कर रहा है। क्योंकि डेफिनेशन क्या कहती है कि वो लाइन आपको लेनी है जो गिवन एरिया से क्या करे भैया, पास करे, वही क्या बनाएंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स बनाएंगे। समझ गए, समझ गए? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं भैया। बाय ऑब्जर्वेशन देखा गया कि भैया जो फ्लक्स है वो एरिया के डायरेक्टली होता है। जितना बड़ा एरिया रहेगा उतना इसके थ्रू क्या होगा, फ्लक्स होगा, या मैग्नेटिक इंटेंसिटी जितनी ज्यादा रहेगी फ्लक्स क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, अब देखें तो एरिया बढ़ने से फ्लक्स कैसे बढ़ जाता है। फ्लक्स की डेफिनेशन क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासेस थ्रू द गिवन एरिया। अगर ज्यादा बड़ा एरिया रहेगा तो वहां से ज्यादा नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास कर सकती है और फ्लक्स भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ये मारूंगा भी देखेंगे क्लास के बाद। ठीक है, अगर बी ज्यादा होगा, अगर बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, अगर ज्यादा होगी तो जाहिर सी बात है उस एरिया से फ्लक्स भी क्या होगा, ज्यादा ही होगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पर कॉस थीटा लिखा हुआ है। ठीक है भैया, कॉस थीटा के डायरेक्टली है, वैसे तो मैं वहां से ही बता सकता हूँ। ठीक है, लेकिन यहां से मैंने बताया कि कॉस थीटा के फ्लक्स डायरेक्टली होता है। क्यों, देखिए भैया, ये हमारा क्या है, एरिया, ये है उसका नॉर्मल, ये है मैग्नेटिक फील्ड। अगर भैया मैग्नेटिक फील्ड लाइन देखा गया बाय ऑब्जर्वेशन कि नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड लाइन अगर साथ साथ में है तो फ्लक्स की वैल्यू क्या आती है, मैक्सिमम आती है। क्या आती है, और इस केस में मैग्नेटिक फील्ड और नॉर्मल के बीच में एंगल क्या है, 0 डिग्री का। क्या है, यानी जब मैग्नेटिक फील्ड और नॉर्मल के बीच में एंगल 0 डिग्री का रहेगा तो फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी। ठीक है, चलो एंगल बढ़ाते हैं।
मैंने क्या किया, एंगल को अब मैग्नेटिक फील्ड को यहां से कर दिया, तो अब देखा भैया ऑब्जर्वेशन में देखा फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। ये एंगल और बढ़ा दिया, फ्लक्स की वैल्यू और कम होगी, ये एंगल और बढ़ा दिया, फ्लक्स की वैल्यू और कम होगी। जैसे ही एंगल को 90 किया, फ्लक्स क्या होगा, छूमंतर, मतलब जीरो हो गया। ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जिसकी वैल्यू जीरो पे तो मैक्सिमम होती है लेकिन 90 पे जीरो आती है, तो कॉस होता है। क्या होता है? तो मैंने इसीलिए लिखा भैया जो कॉस थीटा है उसी के फ्लक्स क्या आता है, डायरेक्टली आता है। इन तीनों फैक्टर्स को कंबाइन करने के बाद, ठीक है भैया, आपका फाई इक्वल्स टू में क्या होता है, बी ए कॉस थीटा बनता है। और यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए हमने कांस्टेंट का इस्तेमाल किया, कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, 1। तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होगा, बी ए कॉस थीटा। ये मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला है, ठीक है भैया। अब इसी के अकॉर्डिंग एक डेफिनेशन दी जाती है। बी क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, बी क्या है, और ए क्या है, एरिया ऑफ, ठीक है भैया, मैग्नीट्यूड एक ही बात है, ठीक है। और दूसरी बात है, यहां पर देखिए आपका कॉस लग गया है, और आपको पता है ए बी कॉस थीटा को हम क्या लिखते हैं, ए वेक्टर डॉट, यानी जहां पर कॉस थीटा लगा होता है तो वहां पे कौन सा प्रोडक्ट होता है, डॉट प्रोडक्ट। और डॉट प्रोडक्ट में जो रिजल्ट आता है वो कैसा होता है, स्केलर। तो इसका मतलब यहां पर जो आप इसको लिख रहे हो, इसको लिख सकते हो आप फाई इक्वल्स टू में बी डॉट ए, और रिजल्ट क्या आएगा, स्केलर। रिजल्ट क्या आएगा, तो डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट क्या होता है, स्केलर। तो इतनी फ्लक्स क्या है भैया, आपकी कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। इसकी वेक्टर फॉर्म क्या है, बी डॉट ए, कैसे लिखा है ना पता आपको, ठीक है। सो मैग्नीट्यूड फ्लक्स इज द प्रोडक्ट ऑफ, हम कह सकते हैं भैया किसका प्रोडक्ट होता है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू में एरिया, जिससे वो लाइन क्या कर रही है आपकी, पास कर रही है। समझ गए? तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, और एरिया वो जिससे वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या आ रही है, पास कर। ये मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है। एसआई यूनिट की बात करूं तो भैया जैसा कि आपको पता है कि बी ए आया है, बी ए कॉस थीटा, फ्लक्स का फॉर्मूला, बी की एसआई यूनिट क्या होती है, टेस्ला, और एरिया क्या होती है, मीटर स्क्वायर। कॉस की बाबा जी का थुल्लू, तो ये क्या हो गया, टेस्ला मीटर स्क्वायर क्या होगी। इसकी एक और यूनिट होती है जिसको हम वेबर कहते हैं, क्या कहते हैं इसे, डब्ल्यू बी से, स्मॉल बी से, डब्ल्यू स्मॉल बी से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो टेस्ला मीटर स्क्वायर याद कर लो या वेबर याद कर लो। वेबर इसलिए बोल रहा हूं बार बार क्योंकि भैया वेबर कई बार पूछा जाता है कि वेबर किसकी यूनिट है, ठीक है भैया। तो भैया आपको याद होना चाहिए है किसकी, मैग्नेटिक फ्लक्स। टेस्ला मीटर स्क्वायर और वेबर एक ही चीज है। चलो ठीक है, आगे बढ़े। फ्लक्स थ्रू दी एक्सटेंडेड बॉडी, अगर मैं एक्सटेंडेड बॉडी की बात करूं, लंबी चौड़ी बॉडी की बात करूं, तो भैया फ्लक्स थ्रू दी एक्सटेंडेड बॉडी, ठीक है। निकालना तो सबसे पहले क्या करो, उसके छोटे से एरिया से क्या निकाल दो, फ्लक्स निकाल। ये एरिया क्या है, छोटा है, डी। तो इसके थ्रू फ्लक्स क्या होगा, डी फाई होगा, क्या होगा, और उसकी वैल्यू क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड, और एरिया जो कि क्या है भैया, डी, और कॉस थीटा। तो कॉस थीटा किसके बीच का एंगल है, नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का। ये फ्लक्स आ गया छोटे से एरिया के थ्रू। अब मुझे इस पूरी बॉडी के थ्रू फ्लक्स निकालना है, तो आपको पता है एरिया के थ्रू तो इतना फ्लक्स है, इस छोटे से एरिया के थ्रू। पूरी बॉडी के थ्रू कितना फ्लक्स होगा, इंटीग्रेट कर दीजिए, ठीक है। टोटल फ्लक्स के लिए आप क्या कहा, डी फाई का इंटीग्रेशन क्या होता है, फाई, और इस साइड में इस तरीके से इंटीग्रेट कर दीजिए। नीचे क्या लगा, ये एरिया की लिमिट, एरिया की। अब एक क्वेश्चन दिया हुआ मैंने, बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है, जिसको इंटीग्रेशन आता है वो तो वैसे ही कर लेगा। कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड कितनी भी है, 2a प्लस बी, और कह रहा है नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे क्या है, पैरेलल है, मतलब उनके बीच में एंगल कितना होगा, 0 डिग्री का होगा। आपको क्या निकालना है, फ्लक्स निकालना है। कहां से, 0 मीटर स्क्वायर से 4 मीटर स्क्वायर के बीच में। ये मतलब एक्सटेंडेड बॉडी है जिसका फैलाव 0 से लेके 4 मीटर स्क्वायर तक, ठीक है भैया। तो भैया फ्लक्स निकालना, बी आपको फॉर्मूला पता है, बी डी ए कॉस थीटा होता है, ठीक है। और नीचे एरिया की लिमिट आएगी, यहाँ पे लोअर लिमिट और यहाँ पर अपर लिमिट। बी की वैल्यू कितनी है, तो हमने बी की जगह पे क्या लिख दिया, डी एज इट इज लिख दिया। और कॉस आपको पता है नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड लाइन दोनों एक ही डायरेक्शन में, इसलिए एंगल क्या होगा, 0, और कॉस 0 क्या होता है, 1। तो हमने कॉस लगाया ही नहीं, उसको हटा दिया। जब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो 2 बाहर आएगा, क्या आएगा, केवल क्या बचेगा, ए। और ए का इंटीग्रेशन होता है ए की पावर 2 अपॉन में 2 से 2 क्या हुआ, 2 से 2 क्या हुआ, कैंसिल हो गया, है ना। अब लिमिट लग गई लोअर और ये लग गई अपर, ऐसे लगा, ठीक है। उसके बाद 3 को बाहर लिखोगे तो अंदर कुछ नहीं बचेगा, मतलब ए की पावर 0। ए की पावर 0 का इंटीग्रेशन क्या होता है, ए की पावर 0 + 1 अपॉन में 0 + 1। 0 + 1 क्या होता है, 1। नीचे भी 0 + 1 तो वो भी क्या होगा, 1। तो ए की पावर 1 अपॉन में 1 क्या होगा, ए। वैसे आपको बता दूं जहां पर ए की पावर 0 होती है तो इंटीग्रेशन ए ही आएगा। हमने क्या लिख दिया, ठीक है। थोड़ा बहुत इंटीग्रेशन आना चाहिए आपको, नहीं आता तो आप बेवकूफ फसूगर हो, आता ना।
0 और 4 लिमिट लगा दी। उसके बाद फिर हमने क्या किया, इस अपर लिमिट ने एक बार एक को रिप्लेस किया, फिर एक बार लोअर लिमिट ने किया। ठीक है, वैसे अगर आपकी लोअर लिमिट केवल 0 होती है तो आपको उसको लिखने की आवश्यकता भी नहीं होती। ठीक है, तो भैया क्या हुआ, एक बार ए स्क्वायर को कौन रिप्लेस करेगा, 4, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16। एक बार ए को कौन रिप्लेस करेगा, 4, तो क्या आएगा 12 हो जाएगा, क्योंकि 3 ऑलरेडी बाहर पड़ा हुआ है, 3 चौके 12। सॉल्व किया तो 28 वेबर क्या आ गया, आपका आंसर आ गया, फ्लक्स आ गया। ठीक है भैया, 28 ही तो होगा। चलो भैया, स्पेशल केस देखिए, स्पेशल केस में कह रहा है, क्या कह रहा है, यदि आपका थीटा 90 से कम है, मतलब एंगल कैसा है, एक्यूट है, तो एक्यूट एंगल पर कॉस की वैल्यू क्या आती है, पॉजिटिव आती है, फर्स्ट क्वाड्रेंट ना, तो फ्लक्स भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। क्या आएगा, पॉजिटिव फ्लक्स को हम आउटवर्ड फ्लक्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, आउटवर्ड फ्लक्स। समझ गया। अगर आपका एंगल थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री है, तो भैया उस केस में आपका नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी इस केस में। ऐसा वाला डायग्राम बनेगा इसमें। लेकिन अगर आपका थीटा 90 से ज्यादा है तो ऑब्ट्यूज एंगल होगा। ऑब्ट्यूज एंगल के केस में आपकी कॉस की वैल्यू नेगेटिव आती है। नेगेटिव का फ्लक्स का मतलब क्या हुआ कि भैया आपका जो फ्लक्स है वो इनवर्ड है, मतलब नॉर्मल से उल्टा जा रहा है। देखिए, नॉर्मल की डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइन आती है तो उसे कहते हैं आउटवर्ड फ्लक्स, और नॉर्मल से उल्टी डायरेक्शन में आती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, क्या होता है, इनवर्ड फ्लक्स। तो जब आपका फ्लक्स नेगेटिव आ जाए तो समझ आना इनवर्ड फ्लक्स है। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्मल की क्या हो रही है, उल्टा जा रही है। ठीक है भैया, क्या हुआ भाई, क्या दिक्कत आ रही है, क्या हुआ, एक तो हफ्ते में 2 दिन आता तू, 3 दिन तेरे बंद होते हैं, ऊपर से आके डिस्टर्ब करता है। अबे सुअर, जो मैं बोल रहा हूँ सुन ले, बहस मत कर मेरे से। फिर आते हैं चैप्टर पे, सीधा आते हैं चैप्टर। ठीक है भैया, समझ में आ गया, मैग्नेटिक फ्लक्स आसान है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या कहता है भैया, तो कह रहा है भैया इलेक्ट्रॉन, पहले मैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिक इंडक्शन क्या है भैया, द फिनोमिना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ ड्यू टू change of magnetic flux linked with the closed circuit is called electromagnetic induction। सुन लीजिए भैया, अभी ये कैसे होता है अभी आपको पता लग जाएगा, इसकी पूरी मैकेनिज्म भी पता लग जाएगी। ठीक है, कहता है भैया एक कॉइल है, उसके थ्रू फ्लक्स क्या होता है, बार बार वेरी करता है। उस वेरिएबल फ्लक्स को अपोज क्यों करती है अभी आपको पता लग जाएगा, और कैसे करती है अभी आपको पता लग जाएगा। जब वो अपोज करती है तो वो कॉइल कैसे बिहेव करती है, करंट कैरिंग कॉइल की तरह। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक है, अभी देखिए यहां पर मैंने लिखा रखा है तो आपको शायद समझ में आ जाएगा। ठीक है, कह रहा है यदि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसी मेटेलिक बॉडी से पास करती है तो उस बॉडी से क्या होता है, फ्लक्स लिंक करता है। यदि मैग्नेटिक फ्लक्स कैसा हो, वेरिएबल नेचर का हो, तो कॉइल का फ्लक्स भी क्या होगा, वेरिएबल होगा। इस वेरिएशन को कॉइल क्या करेगी, क्योंकि नेचर कहता है कि कोई भी बदलाव नेचर में एक्सेप्ट नहीं किया था, उसको हमेशा क्या किया जाता है, अपोज किया जाता है। ठीक है, तो भैया क्या कहती है कि भैया इस वेरिएबल फ्लक्स कॉइल के इस वेरिएशन को कॉइल क्या करेगी, अपोज करती है बाय डेवलपिंग पोलैरिटी। अच्छा एक चीज देखिए, अगर देखिए भैया ये कॉइल है, क्या है, सुन लीजिए पोलैरिटी क्या है, सुन लीजिएगा पोलैरिटी। अच्छा आपको पता है करंट कैरिंग कॉइल कैसा बिहेव करती है, मैग्नेट की तरह। उसके 2 पोल आते हैं, नॉर्थ और साउथ। नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड निकलती है, साउथ की तरफ जाती है। यानी जहां पे करंट कैरिंग कॉइल है वहां पर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगी, वहां पर पोलैरिटी भी होगी। करंट कैरिंग कॉइल, पोलैरिटी और साथ में मैग्नेटिक फील्ड होगा ना। अब देखिए, अब इसे ध्यान रखना, अभी क्या होगा कि मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसके अंदर जा रही है इस तरीके से। मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहां जाती है, अंदर कहां पे आती है, साउथ की तरफ। सुअर कहीं के नॉर्थ बोल रहा है, मैंने सुना नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन अगर इस कॉइल के इस वाले फेस की तरफ जा रही है तो एक ऐसा फेस बन रहा है, मतलब अंदर जा रही है, तो साउथ की तरफ बिहेव कर रहा है, मतलब बिहेव कर रहा है, मतलब कुछ नहीं अभी। लेकिन आपको पता है जब ये मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन जाएंगी तो इसका फ्लक्स क्या करेगा, इंक्रीज करेगा इस कॉइल का। बोलो हाँ, जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस एरिया से पास करेंगी तो इसका फ्लक्स क्या होगा, बढ़ेगा। और ये वेरिएबल है, ये इसकी वैल्यू लगातार क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो फ्लक्स भी लगातार क्या होगा, बढ़ेगा। और फ्लक्स बढ़ेगा तो फ्लक्स चेंज भी होगा। चेंज नेचर में एक्सेप्ट नहीं करता, इसलिए कॉइल भी एक्सेप्ट नहीं करेगी। ये चीज आपको ध्यान रखना है कि इसका कोई रीजन नहीं है, बस ये ध्यान रखना हमने दूसरी चीजों को ऑब्जर्व करके ये बताया गया है कि भैया कि चेंज कभी किसी को पसंद ही नहीं आता। नेचर में हर जगह पे ऑब्जर्व किया गया, देखा गया भैया किसी के अंदर बदलाव करूं तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं होता। तो इस कॉइल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन का नंबर बढ़ रहा है, फ्लक्स भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, यानी फ्लक्स चेंज हो रहा है, और चेंज इस कॉइल को पसंद
नहीं आएगा, पसंद नहीं आएगा तो कुछ ना तो कुछ करेगी ना। तो भैया फ्लक्स मतलब कि चेंज क्यों आ रहा है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन बदल रही है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन की संख्या इससे बदल रही है। संख्या कैसे बदल रही है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसके अंदर एंट्री मार रही है। तो ये क्या करेगी, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बढ़ रही है इसके थ्रू, उनको रोका जाए। और कोई मैग्नेट को, अच्छा कौन सा पोल मैग्नेटिक फील्ड लाइन को अपनी तरफ आने से रोकता है, कौन सा पोल मैग्नेटिक फील्ड लाइन को अपनी तरफ से आने से रोकता है, साउथ या नॉर्थ। साउथ रहेगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होगी, खिंच के आ जाएगी। नॉर्थ रहेगा तो क्या होगा। तो अब देखिए क्या होता है, सुनिए। मैग्नेटिक फील्ड लाइन थी, कैसी थी, वेरिएबल थी। फ्लक्स क्या हुआ, वेरिएबल हुआ। फ्लक्स वेरिएशन को ये अच्छा नहीं समझ, मतलब इसको अच्छा नहीं लगा। इसने क्या किया भैया, उस वेरिएशन को रोकने के लिए अपने ऊपर कौन सी पोलैरिटी डेवलप कर ली, नॉर्थ। क्या आ गई, तो दूसरी साइड क्या बन जाएगी इसकी, साउथ। अगर कॉइल के ऊपर पोलैरिटी आ गई तो इसका मतलब कॉइल के ऊपर क्या आएगा, करंट भी होगा। कॉइल के ऊपर क्या होगा, दोबारा देखिए, करंट होगा तो पोलैरिटी होगी, और पोलैरिटी होगी तो करंट भी होगा। कन्वर्स करो ना इसका, करंट है तो पोलैरिटी है तो समझ गए, उसको तो अपोज करना ना। तो इस फ्लक्स की वेरिएशन को रोकने के लिए, अपोज करने के लिए कॉइल ने खुद से क्या डेवलप कर ली, खुद से की है। नेचर में अपने आप होता है चीजें, ठीक है, इसका कोई रीजन नहीं है, अपने आप आ गया। ठीक है, तो भैया अगर अंदर की मैकेनिज्म में जाऊं तो आपको थोड़ा बहुत पता भी लग गया, लेकिन अभी आपको इतना ही करना। ठीक है, कि कॉइल ने क्या किया, नॉर्थ पोलैरिटी डेवलप कर ली। जैसी नॉर्थ पोलैरिटी डेवलप कर ली, कॉइल कैसी बन गई, चुंबक जैसी। और कोई कॉइल चुंबक जैसी कब बनती है, जब उसके ऊपर क्या आता है, करंट आता है। क्या आता है, करंट आया। और वही करंट को क्या कहते हैं भैया, इलेक्ट्रो इंड्यूस करंट। क्या कहते हैं उसे। और जो वहां पर उस करंट की वजह से, यानी जो ईएमएफ की वजह से जो करंट आता है, ईएमएफ की वजह से करंट आता है, तो उस ईएमएफ को हम कहते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ। क्या कहते हैं उसे। तो भैया अब वही लिखा हुआ है मैंने, क्या लिखा हुआ है, यदि मैग्नेटिक लाइंस किसी भी मेटेलिक बॉडी से पास करती हैं तो उस बॉडी का फ्लक्स, उस बॉडी से क्या करेगा, फ्लक्स लिंक करेगा। यदि मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, वेरिएबल नेचर की होती है, तो कॉइल का फ्लक्स भी क्या होगा, वेरिएबल होगा। इस वेरिएशन को कॉइल क्या करती है, अपोज करती है बाय डेवलपिंग पोलैरिटी। और हम जानते हैं यदि कॉइल के ऊपर पोलैरिटी होती है तो कॉइल के ऊपर करंट भी होता है। इसी फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन का नंबर बढ़ रहा है तो कॉइल कौन सी पोलैरिटी डेवलप करेगी, नॉर्थ। दूसरी साइड क्या होगी, साउथ। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन का नंबर घट रहा है तो कॉइल कौन सी पोलैरिटी डेवलप करेगी, साउथ, ताकि वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन को घटने ना दे। दूसरी साइड क्या जाएगी, नॉर्थ। समझ गए, तो इसके ऊपर क्या होगा, करंट भी आ जाएगा। उस करंट को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सबसे पहले जो इसके बारे में जिन्होंने बताया भैया वो थे हमारे फराडे। ठीक है, फराडे आए, पैदा हुए। ठीक है, और उन्होंने बताया भैया कि अगर हम फ्लक्स को चेंज करते हैं, कौन से फ्लक्स को, मैग्नेटिक फ्लक्स को, किसके थ्रू, मेटेलिक कॉइल के थ्रू, तो उस मेटेलिक कॉइल के अंदर क्या आएगा, ईएमएफ आएगा। और अगर सर्किट क्लोज है तो करंट भी आएगा। सर्किट, ईएमएफ तो कहीं पर भी आ जाएगा, लेकिन करंट जहीं वहीं पे आता है जहां पर सर्किट क्या होता है आपका, क्लोज होता है। ठीक है, अब देखिए एक्सपेरिमेंट नंबर फर्स्ट। एक्सपेरिमेंट नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है भैया, प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ बाय स्टेशनरी कॉइल एंड मूविंग मैग्नेट। ठीक है, कॉइल क्या है भैया, स्टेशनरी है, लेकिन मैग्नेट क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ध्यान दीजिएगा भैया, हम मैग्नेट के नॉर्थ पोल को क्या कर रहे हैं, इस कॉइल की तरफ ले आ रहे हैं। अब नॉर्थ पोल जाएगा तो इसका फ्लक्स क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसके थ्रू क्या होगी, कॉइल के थ्रू बढ़ेगी। जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन बढ़ेगी तो फ्लक्स भी क्या होगा, बढ़ेगा। हेलो, फिर केस नंबर फर्स्ट में हमने क्या किया भैया, एक स्टेशनरी कॉइल के पास में क्या लगे, एक मैग्नेट ले गए। क्या ले गए, तो जब हम इस कॉइल के पास में ये मैग्नेट ले आने लगे तो इसके थ्रू कौन सा पोल ले आ रहे हैं, नॉर्थ पोल ले आ रहे हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस कॉइल के थ्रू क्या होगा, बढ़ेगा। बढ़ेगा तो फ्लक्स भी क्या होगा, और फ्लक्स बढ़ेगा तो चेंज भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। और उस चेंज को अपोज करने के लिए वही कहेगी फ्लक्स ना बढ़े। बढ़ क्यों रहा है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन बढ़ रही है। इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन को बढ़ने से रोकने के लिए क्या करेगी, नॉर्थ पोलैरिटी। और जैसे जिस फेस पे नॉर्थ पोलैरिटी आती है तो उस फेस पे आपको करंट कैसा दिखता है, एंटी क्लॉकवाइज। क्या दिखता है, करंट आ गया। इसी करंट को हम क्या कहते हैं भैया, दिस चेंज इज अपोज्ड बाय द कॉइल बाय डेवलपिंग पोलैरिटी। ठीक है, सेम एज द मैग्नेट। ठीक है,
और इसकी वजह से यहाँ पर एक करंट अराइज होता है। अभी क्या हुआ, हम ये मैग्नेट को दूर ले आने लगे। मैग्नेट को जैसे ही मैग्नेट को दूर ले आएंगे तो भैया क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस कॉइल के थ्रू क्या होगी, कम होगी। फ्लक्स भी क्या होगा, चेंज क्या आएगा। अब भैया चेंज आ रहा है, भैया चेंज आ रहा है ना, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, उसको अपोज करना है। तो भैया चेंज आ रहा है, चेंज क्यों आ रहा है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन का नंबर कम हो रहा है। नंबर कम नहीं होने देना है, क्योंकि कम हो रहा है तो फ्लक्स चेंज होगा। कम को रोकने के लिए कॉइल कैसी पोलैरिटी डेवलप करेगी, जैसे साउथ पोलैरिटी है तो करंट कैसा आ गया, क्लॉकवाइज। क्या आता है, क्लॉकवाइज। ठीक है भैया। और एक बात और ध्यान रखना, जब मैग्नेट पास में जाता है तो सेम पोलैरिटी आती है, और सेम पोलैरिटी क्या करती है, रिपेल करती है। लेकिन जैसे ही मैग्नेट दूर जाता है, फ्लक्स क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड कम होने लगती है, फ्लक्स कम होने लगता है, चेंज क्या होता है, नेगेटिव आता है। तो भैया मैग्नेटिक फील्ड लाइन को कम नहीं होने देना, इसलिए क्या होता है, जैसे नॉर्थ पोलैरिटी दूर जा रही है तो क्या आएगी, साउथ पोलैरिटी, ताकि ये मैग्नेट को रोक सके तभी तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होगी, पहले जैसी रहेगी। ठीक है भैया। तो जैसे साउथ पोलैरिटी आती है, करंट क्या होता है, यानी जब मैग्नेट पास में आएगा तो उसको कॉइल रिपेल करेगी बाय डेवलपिंग सेम पोलैरिटी, और जैसे ही मैग्नेट दूर जाएगा तो वैसी कॉइल क्या करेगी, उसको अट्रैक्ट करेगी बाय डेवलपिंग अपोजिट पोलैरिटी। साउथ कैसे नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड की शक्ल की, बर्दाश्त कर लेता हूँ मैं। तू क्या बर्दाश्त करेगी। दिस चेंज इज अपोजेड बाय कॉइल बाय डेवलपिंग अपोजिट पोलैरिटी। ठीक है। एक्सपेरिमेंट नंबर 2, इस बार ये मैग्नेट को रेस्ट में रख रहे हैं और कॉइल को मूव करा रहे हैं। मैग्नेट और कॉइल क्या है भैया, कॉइल इस बार आपकी मोशन में है और मैग्नेट क्या है भैया, बात वही होगी। मैग्नेट को नॉर्थ के पास में ले आओगे, फ्लक्स उसका क्या होगा, बढ़ेगा। फ्लक्स बढ़ेगा तो कॉइल क्या करेगी, अपोज करेगी, तो पास में जाना नहीं चाहेगी। नॉर्थ के पास में जा रही है, नॉर्थ के पास में नहीं जाना चाहेगी, मतलब उसको रिपेल करने लगी। कौन सी पोलैरिटी लेनी पड़ेगी उस वाले फेस में, चबा नॉर्थ। नॉर्थ साउथ होते, एक तुक्का मार दे, एक आग तो लगी जाएगा। तूने साउथ बोल दिया, मैंने तेरे को चुप्पे बोल दिया, कोई नॉर्थ बोल देगा, हाँ तेरा सही है। ठीक है भैया। सेम पोलैरिटी, जब भी फ्लक्स बढ़ेगा तो मैग्नेट कॉइल को हमेशा रिपेल ही करेगा, इसके लिए सेम पोलैरिटी होती है। अब ये इसके पास में जा रहा था, है ना, तो अभी क्या हुआ, इसका मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा, फ्लक्स बढ़ा, तो भैया ये कॉइल चाहेगी कि मैं इसके पास ना जाऊं, तो इसलिए इन दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्शन होने लगेगा। रिपल्शन के लिए साउथ को रिपेल करेगा कौन, साउथ। सेम पोलैरिटी डेवलप करेगी, क्या आएगा इसमें, क्लॉकवाइज करंट। क्या आएगा, लेकिन जैसे ही आपका ये कॉइल दूर जाएगी तो इसका फ्लक्स क्या होगा, घटने लगेगा। कैसे घट रहा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन कम होती जा रही है, तो ये रुकना चाहेगा। रुकने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, मैग्नेट को अट्रैक्ट करना पड़ेगा। अट्रैक्ट करने के लिए कौन सी पोलैरिटी आएगी, अपोजिट पोलैरिटी। अगर साउथ से दूर जा रही है तो नॉर्थ आएगी, नॉर्थ से दूर जा रही है तो, समझ गई, समझ गया। केस नंबर सेकेंड, थर्ड है। केस नंबर थर्ड में क्या है रहा, इसको भी इधर ले जाओ। अच्छा, ये मूव करें तो कर बता दिया नहीं मैंने, ये वाला नीचे वाला। अच्छा, मैंने दोनों एक साथ बता दिया। केस नंबर थर्ड देखिए, केस नंबर थर्ड में कॉइल को मूव करा रहे, मैग्नेट आपका क्या भैया, ये भी मोशन में, दोनों मोशन में। अगर आप इसको इधर ले जाओ और इसको इधर ले आओ, दोनों एक दूसरे के पास में जल्दी आएंगे। यहाँ पर ज्यादा इंड्यूस नहीं हो पाता एक्चुअल में, क्योंकि फ्लक्स बहुत तेजी से चेंज होता है, और बहुत तेजी से चेंज होने वाले फ्लक्स को कॉइल के द्वारा बहुत ज्यादा अपोज किया जाएगा। और ज्यादा अपोज करने के लिए स्ट्रॉन्ग पोलैरिटी मतलब स्ट्रॉन्ग करंट, स्ट्रॉन्ग पोलैरिटी मतलब करंट। ठीक है। तो ये कॉइल इस मैग्नेट के पास में आ रही है, कौन से पोल के पास में आ रही है, साउथ। साउथ को क्या, कॉइल और मैग्नेट्स के बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा, इसलिए जो साउथ पोल है उतनी वही पोलैरिटी क्या आएगी, चुंबक के ऊपर भी आ जाएगी। ठीक है। और फिर साउथ पोल आ जाएगा तो करंट क्या होगा, क्लॉकवाइज जाएगा। और यहाँ पे देखना भी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन बहुत ज्यादा बढ़ती है, फ्लक्स भी क्या होता है, बहुत ज्यादा बढ़ता है, अपोजिशन भी क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी, पोलैरिटी भी क्या आएगी, बहुत स्ट्रांग आएगी। और स्ट्रांग पोलैरिटी आती है तो करंट भी क्या होता है, बहुत स्ट्रांग आता है। समझ गए भैया, बड़ा सिंपल सा भी है, यही चीज पूरे चैप्टर में चलने वाली है, पूरे चैप्टर में यही चलेगा और कुछ नहीं। क्या, अगर नॉर्थ के पोल, नॉर्थ तू एक कॉइल है, ठीक है, सबसे घटिया कॉइल है तू, ठीक है, और तुझे मैं ले आ रहा हूं साउथ पोल के पास, तो बता क्या हुआ, तेरा फ्लक्स घटेगा, घुसंड मार दूंगा, भी मरेगी। मैग्नेट के पास में ले आने से फ्लक्स घटता नहीं है, बढ़ता है।
तेरे को मैं साउथ के पास में ले आ रहा हूँ तो तू फ्लक्स तेरा बढ़ रहा है, बढ़ने से रोकना है तो तुझे वहीं पर रुकना पड़ेगा, रुकने के लिए तुझे मैग्नेट को क्या करना पड़ेगा, रिपेल करना पड़ेगा। कौन सा पोल है मैग्नेट के पास, साउथ, तो तुझे भी क्या करना पड़ेगा, साउथ। साउथ पोलैरिटी है तो अंदर करंट कैसे आएगा, क्लॉकवाइज। अब नॉर्थ, जब नॉर्थ पोल हो तो करंट एंटी क्लॉकवाइज, साउथ पोल हो तो करंट, बताया था मैंने आपको पहले। नीचे वाला भी ऐसे ही है। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं कॉइल और मैग्नेट को सेम वेलोसिटी से सेम डायरेक्शन ले आ रहा हूं तो क्या इंड्यूस ईएमएफ आएगा, क्यों नहीं आएगा। देखिए ये सुन लीजिए, अगर इसकी और इसकी वेलोसिटी सेम है, सेम डायरेक्शन से आ रहा है, तो ये ध्यान रखना कि भैया इसके थ्रू फ्लक्स चेंज ही नहीं होगा, क्योंकि इनके बीच में गैप चेंज नहीं हो रहा। अगर कॉइल और मैग्नेट के बीच में गैप चेंज होगा तभी कॉइल का फ्लक्स चेंज होगा। दो चीजों के बीच में अगर गैप सेपरेशन बदल रहा है तभी फ्लक्स आएगा, सॉरी तभी फ्लक्स चेंज होगा, और उस चेंज को अपोज करने के लिए क्या आएगा, इंड्यूस ईएमएफ आएगा। लेकिन जैसे दोनों चीजों के बीच में गैप फिक्स हो गया तो मतलब फ्लक्स क्या हुआ, कॉइल का फिक्स रहेगा। चेंज को अपोज करता है, फ्लक्स को अपोज नहीं करता। किसको अपोज करता है, चाहे चेंज ज्यादा हो, फ्लक्स बढ़े या घटे, दोनों को अपोज करेगा। फ्लक्स रहे वो अगर चेंज नहीं हो रहा तो उसको अपोज कॉइल नहीं करेगी, अपोज नहीं करेगी तो पोलैरिटी नहीं आएगी, पोलैरिटी नहीं आएगी तो करंट की वैल्यू क्या होगी, जीरो। तो इसका मतलब ये ध्यान रखना कि लगातार कॉइल और मैग्नेट के बीच का सेपरेशन चेंज होना चाहिए, तभी कॉइल का क्या होगा, फ्लक्स चेंज होगा। और उसी चेंज को अपोज करने के लिए कॉइल क्या लाती है, पोलैरिटी। और पोलैरिटी लाएगी तो क्या आएगा, इंड्यूस ईएमएफ आएगा। लेकिन अगर आप किसी भी तरीके से कॉइल और मैग्नेट के बीच के सेपरेशन को चेंज नहीं कर पा रहे तो भैया उसका फ्लक्स क्या आएगा, कॉइल का कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट फ्लक्स को कभी भी कॉइल कोई भी चीज अपोज नहीं करती, तो वहां पर वो कॉइल मैग्नेट को फ्लक्स को अपोज नहीं करेगी, क्योंकि अरे फ्लक्स ही नहीं है, फ्लक्स ही नहीं चेंज हो रहा, चेंज को अपोज करती है ना, वहां पर चेंज ही नहीं हो रहा तो उसको अपोज भी नहीं किया जाएगा। और जब अपोज नहीं किया जाएगा तो पोलैरिटी नहीं आएगी कॉइल के ऊपर, और कॉइल के ऊपर पोलैरिटी नहीं आई तो करंट की वैल्यू क्या होगी, जीरो, ईएमएफ की वैल्यू क्या होगी, जीरो। समझ गए भैया। तो ये ध्यान रखना, कॉइल के अंदर फ्लक्स जब भी अच्छी, सॉरी कॉइल के अंदर इंड्यूस ईएमएफ या इंड्यूस करंट जब भी आएगा जब कॉइल का लगातार क्या होगा, फ्लक्स चेंज होता रहे। इसका एग्जांपल देता हूं मैं, आप जनरेटर को मूव कराते हो, जनरेटर में इंजन लगा होता है और उसमें कॉइल होती है, ऐसा कॉइल होती है बहुत सारी, और उसके चारों ओर क्या होता है, चुंबक लगा होता है। जब तक वो कॉइल उस चुंबक के अंदर घूमती है तो कॉइल का फ्लक्स लगातार क्या होता है, चेंज होता रहता है, चेंज होता रहता है, तो उनका फ्लक्स चेंज होगा। फ्लक्स चेंज को अपोज करने के लिए उनके ऊपर क्या आएगी, पोलैरिटी आएगी, और पोलैरिटी आएगी तो क्या होगा, करंट आएगा, इंड्यूस ईएमएफ आएगा, इंड्यूस ईएमएफ से इंड्यूस करंट आएगा, वो आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में आता है। लेकिन जैसे ही आपका जो जनरेटर रुक जाता है, उसका इंजन रुक जाता है, तो वैसी कॉइल क्या होती है, अपनी अपनी जगह पर आ जाती है, रुक जाती है। और जैसी कॉइल अपनी जगह पर आई, सबका फ्लक्स क्या हो गया, कांस्टेंट। अभी भी तो चुंबक के बीच में रखी है, लेकिन अब क्या हुआ, घूमना बंद हो गया तो फ्लक्स क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। और जैसे फ्लक्स कांस्टेंट होता है तो वैसे क्या होता है, आपकी जनरेटर रुक गया, फ्लक्स कांस्टेंट हो गया हर कॉइल का। अब कॉइल का फ्लक्स कांस्टेंट हो गया, चेंज नहीं हो रहा, तो उसको अपोज भी नहीं करेगी, अपोज नहीं करेगी तो पोलैरिटी नहीं आएगी, पोलैरिटी नहीं आएगी तो इंड्यूस ईएमएफ जीरो, करंट जीरो। डैम वगैरह में जब तक पानी रहता है तब तक डैम का पंखा क्या होता है, घूमता रहता है, घूमता रहेगा, तो जो उसका शाफ्ट गया हुआ है कहां तक, जनरेटर तक, और जनरेटर पे वहां पे 4-5 कॉइल लगी होती है जो मैग्नेट के बीच में घूमती है, वो घूमती रहेंगी और घूमती रहेंगी, तो उनका फ्लक्स चेंज होता रहेगा। फ्लक्स के चेंज को कॉइल अपोज करने के लिए इंड्यूस ईएमएफ लाएंगे, इंड्यूस ईएमएफ के से क्या आएगा, करंट आएगा, और करंट आपके घर में आता है। लेकिन जैसे डैम का पानी खत्म हो जाता है तो वैसे वहां का पंखा घूमना क्या होता है, बंद हो जाता है। पंखा घूमना बंद हो जाएगा तो जो अंदर जो मैग्नेट के बीच में जो कॉइल रखी है वो घूमना बंद हो जाएंगी, उनका फ्लक्स क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। कांस्टेंट को कॉइल अपोज नहीं करेगी, अपोज नहीं करेगी तो पोलैरिटी नहीं आएगी, पोलैरिटी नहीं आएगी तो इंड्यूस ईएमएफ नहीं आएगा, इंड्यूस ईएमएफ नहीं आएगा तो करंट नहीं आएगा, आपके घर की लाइट क्या होगी, समझ गए भैया। तो कहने का मतलब है कि इंड्यूस ईएमएफ जब ही तक आता है जब तक फ्लक्स चेंज होता है, समझ गया। जैसे फ्लक्स कांस्टेंट हुआ, इंड्यूस ईएमएफ या इंड्यूस करंट की वैल्यू क्या होती है, जीरो होगी। ठीक है भैया। तो मैंने कहां तक पढ़ा दिया आपको, कहां तक कॉपी कर लेना पूरे चैप्टर को, बता देता हूं मैं आपको। मैं आज की पीडीएफ भेज दूंगा पूरे चैप्टर की, ठीक है। ऑब्जर्वेशन से पहले पहले का सारा कर लेना, ठीक है। काफी सारा पढ़ा दिया, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में, टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।